नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत आपका साथी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 7 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बन सकते हैं उनके बारे में। सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे, पूरा वीडियो देखें लास्ट तक। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको सारी अपडेट्स और सारी जानकारियाँ मिलती रहे। और यदि आपको इस करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइब करके प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का अपने पहला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है या फिर मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 4 मई 2020। हर साल 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। इससे पहली बार कब मनाया गया मित्रों? इससे पहली बार 1999 में मनाया गया सन। इसका मुख्य उद्देश्य फायर फाइटर यानी कि जो भी अग्निशमन कर्मचारी है उनको सम्मान और धन्यवाद देना, जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक आपको पता है, 2 रंगी रिबन होता है जिसमें लाल रंग और नीला रंग पानी को दर्शाता है। इस दिन यूरोप में दोपहर के समय 30 सेकेंड तक फायर ब्रिगेड के सायरन बजाए जाते हैं, यानी कि उनको जो कार्मिक है उनको सम्मान देने के लिए फायर ब्रिगेड के सायरन बजाए जाते हैं। और इसके बाद 1 मिनट के लिए मौन भी रखा जाता है। तो कब मनाया जाता है? 4 मई को विश्व अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा अपने साथियों कि किस राज्य सरकार में हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके तेलंगाना। ये तेलंगाना राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये फैसला लिया है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 29 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी किए। और देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है प्रधानमंत्री महोदय यानी गृह मंत्रालय के द्वारा, लेकिन उन्होंने 29 मई तक बढ़ाया क्योंकि तेलंगाना ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। और उन्होंने कहा कि रेड जोन में किसी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद हालात की समीक्षा होगी और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा तेलंगाना के अंदर। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ सुबह का समय है तो आप मोटिवेशन से भरपूर होने चाहिए सुबह का दिन उगते ही, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। प्रतिस्पर्धा का युद्ध बन चुका है, युग नहीं ये युद्ध हो गया है। हर एक की प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर आपको आगे निकलना है तो आपको कुछ हटके करना होगा। आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन करें और आने वाले इसका टाइम टेबल बनाएं ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे सके। और ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इस एक वीडियो को भी देख लेते हो तो आपके लगभग आने वाले परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के कोई प्रश्न गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमेशा मोटिवेट रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वो कहते हैं ना, लहरों से डर के लोगों का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके उत्तर कोरिया इसका उत्तर रहेगा। रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह, आप सबको पता होगा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है। और ये सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। किम जोंग की तरफ से विदेश मंत्री री सोन गोन ने ये
री सोन गोन ने ये पदक प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्क्रीन स्प्लिट हो गई थी, कोई नहीं। री सोन गोन ने ये पदक प्राप्त किया है और रूसी राजदूत ने 1941-45 के जंग के 77 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया है। ठीक है, इसका उत्तर क्या रहेगा आपके? उत्तर कोरिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? तो इसका उत्तर रहेगा मित्रों 12.2 करोड़। इस CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना के लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये भारत में लॉकडाउन के दौरान इतने लोग बेरोजगार हुए। बतौर रिपोर्ट 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बढ़ के 27.11% हो गई है। CMIE के अनुसार इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 29.22%, जबकि ग्रामीण इलाकों में 26.69% है, यानी रही है। तो CMIE के मुताबिक लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है। इनमें फेरी वाले, सड़क के किनारे दुकानें लगाने वाले, विक्रेता यानी जो ठेले वाले हैं, निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिक, रिक्शा चलाकर पेट भरने वाले लोग, इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इनकी ये दिहाड़ी मजदूरी करते थे, रोज़ाना का कमाना, रोज़ाना का खाना, तो इन पर काफ़ी मार पड़ी है लॉकडाउन के कारण। देश की अर्थव्यवस्था तो खतरे में है ही। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मैट्रिक्स योजना। मैट्रिक्स योजना के तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस योजना के तहत मंजूर किए गए अधिकांश अध्ययनों का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना और इसमें जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक कारक आदि शामिल है। और इस अध्ययन के तहत एक प्राचलिक अनुमान प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार और इनकी रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों के प्रभावों की समीक्षा की जाएगी इस योजना मैट्रिक्स योजना के तहत। ठीक है, आप सबको पता रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर रहेगा, इसकी शुरुआत किसने की? झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से ये 3 श्रम गहन कार्यक्रमों यानी 3 कार्यक्रम लॉन्च किए। टोटल 3 कार्यक्रम लॉन्च किए, उसमें एक तो है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा आपके नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, और लास्ट में तीसरी है आपके वीर शहीद पोतोहो खेल विकास योजना। यानी टोटल कितनी योजनाएं झारखंड सरकार ने लॉन्च की है? तो 3 कार्यक्रम लॉन्च किए, जिसमें पहला बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतोहो खेल विकास योजना। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। और पता है आपको मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इन योजनाओं की मदद से करीब 25 करोड़ मानव कार्य दिवस का इंतजाम होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? ये 3 श्रम गहन कार्यक्रमों के नाम मैंने बता दिए, एक बार वापस सुन लीजिए। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो खेल विकास योजना। इन तीनों योजनाओं को लॉन्च किया झारखंड सरकार ने। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि जम्मू कश्मीर के
कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो 3 फोटोग्राफर है। 3 फोटोग्राफर कौन कौन से? एक तो डार यासिन, दूसरे आपके मुख्तार खान और तीसरे आपके चनी आनंद। ये तीनों फोटोग्राफर डार यासिन, मुख्तार खान और चनी आनंद न्यूज़ एजेंसी एसोसिएट प्रेस एपी के लिए काम करते हैं। इन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए ये सम्मान दिया गया है। और ये पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत साल 1917 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1917 में इसकी पुलित्जर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। और ये अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान रखना। ये अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 3 लोगों को दिया गया पुलित्जर पुरस्कार। किससे संबंधित दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो 370 अनुच्छेद हटाया गया, उसके प्रावधान को हटाया गया, उसके जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु उससे संबंधित जानकारी इन्होंने अपने फोटो के माध्यम से बताई है। क्या नाम है उनके? डार यासिन, मुख्तार खान और चनी आनंद। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पुलित्जर पुरस्कार किनको मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा साथियों आपके, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? यानी इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें जो अन्य देशों में भारतीय फंसे हुए हैं कोविड-19 की वजह से, उनको वापस स्वदेश लाया जाएगा। तो उसका नाम क्या रहेगा आपके? समुद्र सेतु। क्या नाम रहेगा? समुद्र सेतु। एक और नाम इससे मिलता जुलता भी याद है, समुद्र सेतु है आरोग्य सेतु। वो क्या है? एक एप्लीकेशन है जो कोविड-19 से सेफ्टी संबंधी जानकारी देता है, तो उसका नाम ध्यान रखना, वो अलग है। वो आरोग्य सेतु, ये समुद्र सेतु जो कि एक ऑपरेशन है जो इंडियन नेवी द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें नागरिकों, जो भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के रूप में ये समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया गया है। भारतीय नौसैनिक जहाज जलश्व एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू होगा। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में भारत सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। भारतीय नौसेना को ये निर्देश भी दिया गया है कि विदेश में फंसे नागरिकों की समुद्र के रास्ते निकासी के लिए उपयुक्त तैयारी की जाए और पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वहां से वापस लाने की योजना है। और सभी की पहले क्या होगी? मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, क्योंकि कोरोना का बचाव ही उपचार है और इस बचाव में अपनी सरकार भी लगी हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य सभी देश और पूरा विश्व लगा हुआ है। और आप भी सहयोग दें, मैं भी गुजारिश कर देता हूँ साथ में, आप भी इसमें सहयोग ज़रूर दें। ज़िंदगी रही तो आगे सब कुछ हासिल होगा, वही नहीं रही तो क्या करेंगे? इसलिए इसमें सहयोग दें आप सब, क्योंकि ये महामारी विश्व को खाए जा रही है। इसमें सबका सहयोग ही हम इस बीमारी से मुक्ति दिला सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक, ये जो मई महीने के पहले मंगलवार को, विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। अस्थमा का मरीजों को क्या होती है? सांस लेने में परेशानी होती है और बहुत ही जल्द सांस फूल जाती है, खांसी आती है। वैसे ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हाल के वर्षों की बात की जाए तो बच्चों में ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है,
तो ये अगर पूछे अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है तो मई महीने के पहले मंगलवार को प्रत्येक वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार दिया गया। यानी किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार दिया गया, तो इसका उत्तर रहेगा आईआईटी बॉम्बे के। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को इस विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो युवा कैरियर पुरस्कार यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार, जिसका नाम भी है यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार, ये सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है। और उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेरवॉल्स सामग्री के अनुसार सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रिक उपकरणों के अतीत में तर्क संगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये सारे आपके प्रश्न आज के इम्पोर्टेंट हो गए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके लिए, और आप इन सबको शेयर भी करें क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और मैं हमेशा एक वीडियो में आपको लास्ट में क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ, आप सबको पता होगा वो प्रश्न। आपको उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहता हूँ, और हर व्यक्ति को देना है भाई, सारे स्टूडेंट्स को। और पहले जो सबसे पहले उत्तर बताएगा उसका मैं नाम भी मेंशन करूँगा, कौन सबसे पहले इसका आंसर टाइप करता है। तो कल मैंने आपको ये प्रश्न पूछा था कि हाल ही में केएस निसार अहमद का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जो केएस निसार अहमद का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका उत्तर रहेगा आपके ये एक भारतीय भी थे। केएस निसार अहमद भारतीय थे और क्या थे? कवि थे। ये भारतीय कवि थे केएस निसार अहमद। चलिए आज के प्रश्न पे, आज का प्रश्न आपके ये रहेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है। निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने उनके संस्थान द्वारा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है? यानी कि किस देश के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने उनके संस्थान द्वारा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया? बहुत बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन हमने बना ली और इसकी टेस्टिंग बाकी है, ऐसा दावा कर रही है। कौन सी देश की सरकार कर रही है? इसका उत्तर आपको बताना अभी बहुत हाईलाइट चल रहा है, न्यूज़पेपर और हर चीज़ में आ रहा है। और ये देखिए, इराक, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, इनमें से कौन सा वो देश है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर टाइप करना है। और ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया है तो शेयर करो, इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और टेलीग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले ताकि आपको कोई अपडेट ना छूटे। और हमारे इंस्टा अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, instagram.com/thebasantclasses। थैंक यू। मिलते हैं कल एक नई सीरीज़ के